हूथीज ने हमला किया है बहुत बड़ा, वो भी अपने ही मुल्क यमन वाली गवर्नमेंट की मिलिट्री के ऊपर। देखिए, यमन दो टुकड़े में है, आधा यमन हूथीज के हाथ में है और आधा यमन गवर्नमेंट के हाथ में है। यमन की गवर्नमेंट को सऊदी अरब सपोर्ट करता है, अमेरिका और इस्राइल सपोर्ट करते हैं। और यमन की फौज हूथीज पर बड़ा हमला करने वाली थी। मैं समझाऊंगा आपको, सुनिए। हुआ ये कि तनाव हूथीज और सऊदी अरब में हुआ। सऊदी अरब ने हूथीज पर हमला किया। उसके बाद हूथीज ने लाल सागर अमेरिका के लिए और खासकर सऊदी अरब के लिए बंद कर दिया। सऊदी अरब की हालत पतली हुई। सऊदी अरब ने यमन की सरकार से मुलाकात की, बातें की। हूथी समझ गया कि भाई षड्यंत्र रच रहे हैं, अब हमारे अंदर से ही, यानी यमन के अंदर से ही यमन की सरकार हम पर हमला करेगी। इससे पहले कि यमन की गवर्नमेंट ऑफिशियल जो फौज है वो हूथीज के खिलाफ एक्शन ले, दोस्तों, हूथी संगठन ने यमन की फौज पर और यमन के जो ऑफिशियल्स हैं उन पर हमला किया। पहले ही झटके में यमन की गवर्नमेंट ऑफिशियल फौज के ऊपर कि 50 यमन के फौजी ऑफिशियल्स मारे गए हैं। अब यमन के लोगों को यमन से ही सऊदी अरब ने भिड़वा दिया है। हूथी ने हमला जो यमन में ऑफिशियल फौज के ऊपर किया, यह हमला काफी बड़ा था। मंजर देख लीजिए। أنا صداق عرب مدينة بدر فتح مفخاف الله ابن الترقيب ضرب مفخاف عرب. الله أكبر تفع بالله عرب امي وفخاخ وصلوا ثاني فجار. هذا سلاح هنا سلاح. بس يا فايس وزيانا غب وين هناك هناك جو الشواخيب ولا هناك हजरात, सर पे कफन बांध चुका है हूथी संगठन, क्योंकि अमेरिका, इस्राइल और सऊदी अरब की नीतियों से हूथीज परेशान हो चुके हैं। हूथी ने पहला हमला किया यमन के फौजियों के ऊपर और यमन की फौज दुम दबाकर भाग खड़ी हुई। भागते हुए का भी मंजर मैं आपको दिखाने जा रहा हूं, देखिए। जाहिर सी बात है, यमन की फौज को अमेरिका, इजराइल, सऊदी अरब सपोर्ट कर रहे हैं, तकलीफ तो होगी। अमेरिका ने तुरंत बयान जारी किया और कहा कि यह आतंकी हमला था। हूथी ने यमन के फौज के ऊपर आतंकी हमला किया है। यही अमेरिका है कि जब हूथी से ये लड़ रहे थे तो 4 दिन के अंदर डोनाल्ड ट्रंप की हालत ऐसी हुई थी कि डोनाल्ड ट्रंप ने अरब देशों को बीच में डालकर हूथीज के सामने घुटने टेक दिए थे और उनसे डील कर ली थी। एक बार फिर से भौंकना शुरू कर चुका है अमेरिका। हजरात, हूथी संगठन के कमांडर ने कहा है कि यमन की फौज को सपोर्ट सऊदी करता है और यमन की फौज के कपड़ों में सऊदी की फौज है जो बड़ा डेवलपमेंट कर रही है
और ज़मीनी ऑपरेशन हमारे खिलाफ करने की तैयारी थी। इससे पहले कि वो कुछ करते, हमने ही उन पर हमला कर दिया और हमारा हमला बड़ा था। بعملية عسكرية واسعة ونوعية استهدفت تحشيدات العدو السعودي في مناطق الرويك والعبر والثانية ومعسكرات أخرى تابعة لما يسمى الفرقة الأولى والثالثة طوارئ بعدد كبير من الصواريخ البالستية والطائرات المسيرة. وكان من نتائج العملية ما يلي: مصرع وإصابة المئات من مرتزقة العدو السعودي، تدمير وإحراق عدد كبير من معسكرات। इस हमले के बाद सऊदी अरब की सिट्टी पिट्टी गुम है। सऊदी अरब ने यहां तक कह दिया है कि इराक के लड़ाके और हुथीज सऊदी अरबिया पर, यमन की फौज पर और बड़े हमले करने की तैयारी कर रहे हैं। हुती ने जैसे ही हमला किया, जरा इस ग्राफ को देखिए, सऊदी अरब का जो ऑयल एक्सपोर्ट है भाई जीरो हो गया है, बिल्कुल निचले स्तर पर आ गया है। यही नहीं, हूथी ने यमन के फौजियों से कह दिया है कि आप लोग अपने कैंप छोड़कर चले जाओ, मिलिट्री बेस छोड़कर चले जाओ, हम बड़ा हमला करने वाले हैं। अब यमन की गवर्नमेंट की तो हालत खराब है ही। यमन की गवर्नमेंट ने कहा है कि हूतीस के इन हमलों का हम सही समय पर जवाब देंगे। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ की ये तस्वीर आ चुकी है, सऊदी अरब पहुंच चुके हैं, सऊदी अरब के ऑफिशियल से उनकी मुलाकात शुरू हो चुकी है, ईरान के भी मुद्दों पर बातचीत शुरू हो चुकी है। आगे की बात यह है कि अब पाकिस्तान के बाद तुर्की के राष्ट्रपति रजब तैयब एर्दोगान भी सऊदी अरबिया पहुंचने की तैयारी में है। वहीं डोनाल्ड ट्रंप ने भी डायरेक्ट फोन किया है मोहम्मद बिन सलमान को। ईरान के मुद्दे पर मोहम्मद बिन सलमान से डोनाल्ड ट्रंप ने बात की है। हजरात, गुलाबी सुअर हवाई बातें रोज करता है, हर एक घंटे में करता है। अब उसने मीडिया के सामने आकर कहा है कि मुझे लगता है जंग ईरान से बहुत जल्द खत्म हो जाएगी, क्योंकि ईरान इससे ज्यादा सहन नहीं कर सकता, ईरान बर्दाश्त नहीं कर सकता। जबकि भाई डोनाल्ड ट्रंप फ्रस्ट्रेट है। डोनाल्ड ट्रंप अपने डिफेंस मिनिस्टर पर भड़क रहा है। अमेरिका के हथियार खत्म हो चुके हैं, डिफेंस छोड़िए, लॉन्ग रेंज की मिसाइलें खत्म हो चुकी हैं, खुद नहीं झेल सकता, लेकिन कह रहा है ईरान नहीं। ईरान ने तो खामनाई की शहादत झेल ली, अली लरीजानी की शहादत झेल ली, बच्चों की शहादत झेल ली, अपने लोगों की मौत झेल ली, सुपर कमांडर्स की मौत झेल ली। लाला, झेल तुम नहीं पा रहे हो। डोनाल्ड ट्रंप ने आगे ये भी कहा है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज हमारे कंट्रोल में है, चाहे डील हो या ना हो। चलिए, डोनाल्ड ट्रंप की बात कितनी सच्ची है मैं बताता हूं। बरतानिया का अखबार है, आंडू पांडू अखबार नहीं है, बड़ा अखबार है, लिखता है कि ईरान जीत गया है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज ईरान को मिल चुका है, डोनाल्ड ट्रंप हार चुके हैं। वहीं पाकिस्तान ने कहा है कि हमें उम्मीद है, दुआ करते हैं कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की डील के बाद अमेरिका और ईरान फिर से बातचीत की टेबल पर आ जाएं। इजिप्ट के राष्ट्रपति ने बहरीन के किंग से फोन पर बात की है, ईरान के खिलाफ भड़काया है और कहा है कि हम ईरान के हमलों की, आपके ऊपर जो हुए हैं हमले, उसकी निंदा करते हैं। उधर अब ईरान सीधा सीधा धमकी दे रहा है अरब देशों को, पूरे गल्फ को घुमा के नहीं, अब सीधा धमकी दे रहा है ईरान। ईरान ने कहा है कि अगर हमारे पावर प्लांट पर हमला हुआ तो पूरे गल्फ को अंधेरे में हम डुबा देंगे। कहा जाता है यह आपकी जिंदगी पर भी अप्लाई होना चाहिए कि अगर कोई ताकतवर दिखे तो उससे दोस्ती करके उसे अपना बाप बनाकर उसके ऊपर उछलना नहीं चाहिए, क्योंकि जब वक्त पड़ता है वो तुम्हें बचाता भी नहीं है। याद रखिएगा, यही हाल हुआ है कुर्दिश लड़ाकों का, घर के रहे न घाट के रहे। इराक के अंदर कुर्द के जो ठिकाने थे, जिन इलाकों में कुर्दिश रहते थे, वो अमेरिका की पावर पर, अमेरिका के डिफेंस सिस्टम पर उछल रहे थे, क्योंकि उन कुर्द को बचाने के लिए अमेरिका और इस्राइल ने अपने एयर डिफेंस सिस्टम उनके इलाकों में तैनात किए हुए थे। खबर अब यह है, जो कन्फर्म है, कि अमेरिका ने कुर्द के ठिकानों में तैनात अपने तमाम एयर डिफेंस सिस्टम को निकाल लिया है। एक कुर्दिश ऑफिशियल ने कहा है कि हमने अमेरिका से रिक्वेस्ट की कि इस वक्त आप डिफेंस सिस्टम को मत निकालिए हमारे इलाकों से, क्योंकि ईरान हम पर हमला कर रहा है। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ने हमारी नहीं सुनी और हमारे इलाकों में तैनात अपने तमाम एयर डिफेंस सिस्टम को निकाल लिया है। डोनाल्ड ट्रंप इतना झंड हो चुका है
कि अब सिर्फ सफाई दे रहा है। अब कह रहा है कि हथियारों की हमें हमेशा ज़रूरत होती है। हमने फ्री में हथियार यूक्रेन को दिए हैं, हमने बहुत हथियार बांटे हैं, आज की तारीख में भी हमें और हथियारों की ज़रूरत है। हमारे पास ईरान पर बड़ा हमला करने के लिए अभी हथियार बाकी हैं। ईरान के राष्ट्रपति पेजेश्कियान ने कहा कि दुश्मन को लग रहा था कि हम पर उसने इतनी सारी पाबंदियां लगाई हैं कि हम गिर जाएंगे, कोलैप्स हो जाएगी हमारी सरकार, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। वो हैरान है दुश्मन। ये हुआ है इसलिए क्योंकि हमारे अपने लोगों ने पानी बचाया, बिजली बचाई, और आज हम अभी भी दुश्मन के आगे डटे हुए हैं। वो तमाम रिपोर्ट्स तो आपके सामने आ ही चुकी है कि मोदी सरकार ने फिलिस्तीनियों और गाजा के लोगों का नरसंहार करने के लिए इजराइल को हथियार दिए हैं। यहाँ तक कि अदानी की कंपनी ने भी इजराइल को हथियार दिए हैं। अदानी की कंपनी भी वेपन्स बनाती है। अब इसके बाद नेतन्याहू का तमाम बयान आपने सुना कि मोदी को वो अपना दोस्त कह रहा है कि भारत से हमें बहुत सपोर्ट मिलता है। आगे अब खबर यह है कि नेतन्याहू ने प्रधानमंत्री मोदी को फोन किया है और अपने पार्टनरशिप पर आगे बात की है। इजराइल के एनर्जी मिनिस्टर ने अपने इजराइल के चैनल 14 पर कहा है, डोनाल्ड ट्रंप और ईरान अगर डील कर लेते हैं और डील के बाद अमेरिका से डील कंप्लीट होने के बाद अगर ईरान न्यूक्लियर बनाना शुरू कर देता है, यूरेनियम एनरिचमेंट करता है, कोई भी ऐसा काम करता है, लाइक वो मिसाइल भी बनाना शुरू करता है, तो हम यानी इजराइल ईरान पर हमला कर देगा। हम अमेरिका की इस डील में शामिल नहीं हैं। जो भी डोनाल्ड ट्रंप डील कर रहे हैं ईरान से, हम अमेरिका के साथ डील में शामिल नहीं हैं। आगे उन्होंने ये भी कहा है कि हम अगले 3 से 4 सालों के अंदर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से अपनी निर्भरता खत्म कर देंगे, क्योंकि हम अरब देशों के अंदर से इजराइल तक पूरी गैस और तेल की पाइपलाइन बिछाएंगे ताकि हमें हॉर्मुज की जरूरत ही ना पड़े। आदत से मजबूर इजराइल कहां मानने वाला है। लेबनान पर उसने फिर से आज भी बड़े हमले किए हैं। हजरात, लेबनान की सरकार का जो राष्ट्रपति है अमेरिका के द्वारा, ट्रंप के द्वारा चुना गया है। यह बात मैं अक्सर समझाता हूं ताकि आपके दिमाग में बैठ जाए और इंटरनेशनल पॉलिटिक्स आपको समझ में आए। हजरात, लेबनान की गुलाम सरकार की मुलाकात रोम में इजराइल से दोबारा हुई, मीटिंग हुई। मुंह पर ही अब इजराइल ने कह दिया है लेबनान के कि हम आपके मुल्क से नहीं निकलेंगे। बताइए, ये हिजड़े लेबनान की गवर्नमेंट के हिजबुल्लाह को गलत कहते हैं। हजरात, आपकी स्क्रीन पर ये इजराइल के 2 फौजी हैं। आईईडी ब्लास्ट में लेबनान में इनकी मौत हो गई। इजराइल ने तुरंत बड़ा हमला करने की तैयारी शुरू कर दी। अमेरिका को पता चला, अमेरिका ने नेतन्याहू को रोका और कहा कि लेबनान पर बड़े हमले न करना, क्योंकि हिजबुल्लाह ने कोई सीज फायर नहीं तोड़ा है। हजरात, अमेरिका के मुंह पर मूतते हुए इजराइल ने अमेरिकी गवर्नमेंट को, ऑफिशियल को अपडेट दिया है कि जो एग्रीमेंट 15 पॉइंट का आपने बनाया था गाजा में शांति के लिए, उन तमाम 15 पॉइंट्स को हम रिजेक्ट करते हैं। यूनिसेफ ने खुद कहा है, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन यूनिसेफ, बच्चों का ऑर्गेनाइजेशन, बच्चों पर रिपोर्ट बनाने वाली, बता रही है कि जब से गाजा में सीज फायर का ड्रामा हुआ है 300 दिन हो चुके हैं सीज फायर को। रिपोर्ट के ये हिसाब है कि हर दिन इजराइल ने एक बच्चे को गाजा के अंदर कत्ल किया है। अमेरिका अपना पहला मिलिट्री बेस गजा में बना रहा है। युगांडा ने ऐलान कर दिया है कि गाजा के अंदर अमेरिकी बेस पर हम अपनी फौज भेजने को तैयार। फिलिस्तीन का कोई हाल ठीक थोड़ी है। फिलिस्तीन के वेस्ट बैंक की इलाकों की यह तस्वीर देखिए। इजराइल के सेटलर्स ने, इजरायली लोगों ने वेस्ट बैंक में घुसकर फिलिस्तीनियों के घरों में आग लगाई है, सामान लूटा है, लोगों को मारा है। ये इजराइल के सेटलर हैं। तो दूसरी तरफ इजराइल की गवर्नमेंट है, फिलिस्तीन के वेस्ट बैंक में फिलिस्तीनियों के मकानों को तोड़ रही है, सरेआम खुले में तोड़ रही है और दिन दहाड़े उनके घरों पर कब्जा कर रही है। हजरात, यहां तक कि उनकी जमीनों पर कब्जा हो रहा है। ये वीडियो देखिए। इलाके में वो जो कंटेनर टाइप का जो मकान होता है, ये घर बनाकर ट्रक पे लाते हैं और जो इजराइल ने फिलिस्तीनियों का मकान तोड़ा होता है, फिर मलबा हटा दिया जाता है, जमीन समतल हो जाती है। ये वहां पर अपना जो मकान बनाकर लाते हैं कंटेनर में, ये वहां पर
सेट कर देते हैं और इस तरह से वहां पर कब्जा जारी है। इजरायली ऑफिसर ने बयान किया है कि सीरिया के अंदर तुर्की की फौज है, तुर्की का बेस है। सीरिया के बाजू में समुद्र में तुर्की का एयरक्राफ्ट कैरियर है, युद्धपोत है। हम अलाउ नहीं करेंगे कि सीरिया के अंदर तुर्की मौजूद हो, यह हमारे लिए खतरा है। अब इसके बाद तुर्की के विदेश मंत्री ने कहा है कि सीरिया के अंदर इजराइल की मौजूदगी गलत है, इलाके में तनाव पैदा कर रहा है। गाजा और फिलिस्तीनियों का इजराइल लगातार नरसंहार कर रहा है। हजरात मोहतरम, ये थी तमाम ईरान मिडिल ईस्ट स्पेशल रिपोर्ट की टॉप की खबरें। इन तमाम खबरों को सुनने के बाद मन में अगर दुआ देने का मन करे तो दीजिएगा, क्योंकि हालत मेरी इतनी ख़राब है कि मैं बोल नहीं सकता, मैं बात नहीं कर रहा हूँ। क्योंकि मैंने आपको अभी 2 दिन पहले बताया था कि दाढ़ में तकलीफ़ है, 2-3 सीटिंग हो चुकी है, नसों को ब्लॉक करना है, वो ब्लॉक नहीं हो पा रही है, कुछ क्रिटिकल इश्यूज़ हैं। तो दाढ़ में सूजन है, ज़बान छिली हुई है, किनारे से ज़बान उस दांत से लड़ के दांत आधा टूट चुका है, तो वो ज़ख्म बन चुका है, तकलीफ़ है, ज़बान तक में सूजन है, बोलने में तकलीफ़ इतनी हो रही है कि कोई सुई चुभा रहा हो। ऐसी कंडीशन में आपकी मोहब्बत में जब मैं बोल नहीं पा रहा, मैं 20-20 मिनट आपके लिए बोल रहा हूँ, कोई ख़बर नहीं छोड़ रहा हूँ, सब आपको बता रहा हूँ। दिल अगर पसिज जाए तो अपनी नमाज में सबसे आखिर में मेरे लिए दुआ कीजिएगा। दूसरी दुआ ये है, फ़िलहाल मैं परेशान हूँ घरेलू मसलों में, जैसे कि हमारे जो नाना हैं, उम्र हो गई है, 80-85 साल उनकी उम्र हो चुकी है। हालत ऐसी है कि दवा काम नहीं कर रही है, जिस्म के कई हिस्से सुन पड़ चुके हैं, लोगों को पहचान नहीं रहे हैं, ठीक है, बहुत बीमार हैं। आगे क्या होगा नहीं पता, जिसकी वजह से मेरी वालिदा परेशान है, बाप है भाई। अब मेरी माँ परेशान है तो फिर बेटा, पूरा घर की जो अभी कंडीशन है वो बड़ी दुखी कंडीशन है। यही कहूँगा, मैं मानता हूँ कि दुआओं में बड़ी ताकत होती है। मैं हाथ जोड़कर आप लोगों से भीख मांगता हूँ, मेहरबानी करके दुआ कीजिए, दुआ से बड़ी चीज़ कुछ नहीं है। मैं हूँ रज़ा और आप देख रहे थे रज़ाग्राफी। वस्सलाम।